हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हो कि आप लोग अच्छे होंगे और मन ध्यान लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आ गए हैं आज आप लोगों को लेकर बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का आज 7वां डे है। इससे पहले डे 1 से डे 6 तक वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देखिए ज़रूर और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और इस चैनल को जो है सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एजुकेशन बिहार 5445 चैनल का नाम है, उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए आज का क्वेश्चन आंसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से रोजीना जो है सेट करवाएंगे, आप लोग कीजिएगा और जितना भी फैक्ट लिखवाते हैं आप लोग ज़रूर लिखिएगा, तभी ज़्यादा फायदा होगा। ये बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अति आवश्यक है करना आप लोगों के लिए, क्योंकि सर बोले हैं कि इस जो इस सेट से जो है कम से कम 75 क्वेश्चन जो है लड़ने का चांस है, तो इसलिए ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए आज का क्वेश्चन आंसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई, ये किस महासागर से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है दोस्तों। इसी में 2 पॉइंट दिया हुआ, दोनों पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। यूएन द्वारा जो है पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का लक्ष्य जो है ये रखा गया है दोस्तों 2030 तक रखा गया है दोस्तों। और इसमें दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है। तो दोस्तों यह समुद्री क्षेत्र जो है 3 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ताप गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन कौन से हैं। तो तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन कौन से हैं जो दोस्तों। तो यह इनमें 4 देश हैं। कौन कौन है 4 देश। 4 देश हैं। कौन कौन है 4 देश। तो पहला लिखिएगा, पहला तुर्कमेनिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा हो जाएगा दोस्तों कौन सा, पाकिस्तान। और चौथा हो जाएगा कौन सा, तो भारत। इसमें भारत भी शामिल है तापी गैस लाइन परियोजना में, ठीक है। तो यही 4 देश हैं जो तापी गैस लाइन परियोजना में शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या है कि तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो तापी परियोजना को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है किस नाम से,
ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में है दिया हुआ दूसरा पॉइंट कि तापी तापी यहाँ लिखा हुआ है, तापी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया। तो तापी परियोजना का जो है शिलान्यास किया गया था कब, तो लिखिएगा इसका किया गया था 2015 में। 2015 में किया गया था दोस्तों, 2015 में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, मैंने किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया जब लेबनान और सीरिया पर हमला हुआ। तो ये किया गया था दोस्तों पेजर टेक्नोलॉजी, पेजर टेक्नोलॉजी किया जाता है। लिखिएगा पेजर टेक्नोलॉजी। पेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है कि तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त। लिखिएगा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है यह किया गया कहाँ पे, तो रूस में किया गया, रूस में किया गया है। लिखिएगा रूस। रूस में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, एक और फैक्ट है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिएगा आप लोग। ये तो ब्रिक्स के बारे में है कि ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया 16वां, तो रूस में। इसमें पूछेगा कि बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ किया गया। लिखिएगा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का आयोजन जो क्या है भारत में, बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में पॉइंट है कि ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की संख्या कितना है वर्तमान में, दिया है दोस्तों कितना, टोटल जो है 10 देश हैं, 10 देश हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर और इसमें लिख लीजिएगा ब्रिक्स की स्थापना। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था, लिखिएगा स्थापना यह हुआ था कब, 2009 में। 2009 में हुआ था ब्रिक्स की स्थापना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि ओपसोंग और डेमचौक स्थल हाल ही में चर्चा में रहे, ये किन देशों के बीच विवादित स्थल है। तो दोस्तों यह है किन देशों के बीच, तो भारत और चीन के बीच है। भारत और
चीन के बीच, भारत और चीन के बीच है, दोनों जो है विवादित स्थल हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, तो पूर्वी लद्दाख में है। कहाँ पे है, पूर्वी लद्दाख, लद्दाख में है। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में है। और पेंगोत्सो, पेंगोत्सो झील जो है कहाँ अवस्थित है, तो यह भी लद्दाख में ही है, लद्दाख में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य के रूप में जो है चुना गया है, किसको, तो इजराइल को चुना गया है, इजराइल को, लिखिएगा इजराइल, इजराइल को चुना गया है। ठीक है, इजराइल जो है कैवा नंबर पे है, तो 69वां नंबर पे है। इजराइल जो चुना है गया है तो ये 69वां नंबर पे है। ठीक है, इजराइल। इसी में बोल रहा है कि एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है की स्थापना कब हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो एडीबी के जो है स्थापना जो है हुआ था कब, तो एडीबी का स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1966 ईस्वी में हुआ था। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, मनीला में, मनीला में इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्तों कि नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश द्वारा की गई। तो नाटो में जो है शामिल होने की मांग जो है हाल ही में किस देश ने किया है, यह किया है दोस्तों यूक्रेन ने। कौन किया है, यूक्रेन, यूक्रेन ने किया है नाटो में शामिल होने के लिए मांग। ठीक है, हम देखिए इसमें लिखिएगा अभी टोटल जो है नाटो में कितने सदस्य देश हैं, तो 32 हैं। नाटो में कुल देशों की संख्या 32 है। 31वां सदस्य कौन है, तो फिनलैंड है। 31वां सदस्य फिनलैंड है। और 32वां सदस्य जो है कौन है, तो 32वां सदस्य जो है स्वीडन है। 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटो में वर्तमान सदस्य जो है शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो अभी भी बताएं। नाटो में कुल जो है अभी वर्तमान में 32 सदस्य हैं। कितना है, 32 सदस्य दोस्तों। नाटो की स्थापना पूछेगा दोस्तों, तो नाटो की स्थापना हुआ था कब, तो नाटो की स्थापना हुआ था बताइए। तो नाटो की स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नाटो की हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो ब्रसेल्स में है। नाटो की स्थापना हेडक्वार्टर जो है ब्रसेल्स में है। और स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ है नाटो का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है दोस्तों कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालिक कारण क्या था। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट का जो है तत्कालीन कारण था क्या, तो यह तत्कालीन कारण था, लिखिएगा यहाँ पर नौकरियों में आरक्षण को लेकर, नौकरियों में आरक्षण। ठीक है, नौकरियों में आरक्षण को लेकर जो है तत्कालीन कारण यही था। और बांग्लादेश में जो है लिखिएगा, बांग्लादेश में बिजली कौन देगा, तो यहाँ पे जो है बिजली कौन देगा,
तो अडानी ग्रुप समूह, अडानी समूह देगा बिजली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट है दोस्तों, क्या बोल रहा है पॉइंट कि सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ, सेंट मार्टिन द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। तो सेंट मार्टिन द्वीप समूह जो है यह अवस्थित है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, सेंट मार्टिन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों कि 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश द्वारा किया गया। तो 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन जो है ये किया गया है तालिबान द्वारा। तालिबान लिखिएगा, तालिबान द्वारा किया गया है। तालिबान ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लिखिएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो मालाबार युद्धाभ्यास जो है ये किया जाता है 4 देशों के बीच। मालाबार युद्धाभ्यास जो है 4 देशों के बीच किया जाता है। इसमें कौन कौन देश शामिल होता है, इसमें शामिल देश होता है कौन कौन, लिखिएगा। पहला भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा हो जाएगा जापान, और चौथा हो जाएगा कौन सा, तो यूएसए। ठीक है, यही 4 देश जो है मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होते हैं। और इन्हीं 4 देशों को जो है क्वाड नाम दिया गया है, क्वाड। क्वाड में भी 4 देश हैं जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो है किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का जो है प्रस्ताव जो है पारित किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। क्योंकि 1939 से 1945 तक जो है कांग्रेस का अध्यक्ष जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहे थे, इसलिए वही प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक है, और जो है ये जो है अब्दुल कलाम आज़ाद, लिखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हुए थे, सबसे कम उम्र के। कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष। हुए। ठीक है, कब से कब तक रहे हैं, तो 1939 से 45 तक रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी भूमि पर लागू की गई थी। तब भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है ब्रिटिश भारत के लगभग जो है ये कितने % पे था, तो 19% पे था। 19% पे था। ये लागू किया गया था कब, 1993 में,
सॉरी 1993 नहीं, 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली। यह 19% भूमि पर लागू था। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ध्वनि तरंगें कहाँ गमन नहीं करती है। तो ध्वनि की तरंग जो है कहाँ गमन नहीं करती है, ये करती है निर्वात में नहीं करती है, निर्वात में नहीं करती है। ध्वनि तरंग के लिए जो है एक माध्यम की जरूरत पड़ता है, जब तक माध्यम नहीं रहेगा तो वहाँ गमन नहीं करेगी, इसलिए निर्वात में ध्वनि तरंग गमन नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्तों कि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की उद्देशिका में जो है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं। तो उसमें जो है दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन है दो प्रकार की, कौन कौन है? तो प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे, नाम लिखिए। तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह जब 1940 में हुआ था तब पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही कौन कौन थे, तो लिखिएगा। पहले सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? तो विनोबा भावे। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? पंडित नेहरू। ठीक है, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित नेहरू और तीसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? तो तीसरे सत्याग्रही हो जाएंगे ब्रह्मदत्त हो जाएंगे तीसरे सत्याग्रही। ठीक है, यही जो है 3 सत्याग्रही थे। आगे बढ़ते हैं कि 1940 में था ना, 1940 में सत्याग्रह हुआ था और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा पंडित नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की अखिल भारतीय सम्मेलन जो है 1940 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में किया गया था। और इसका स्थापना कौन किए थे? तो स्थापना किए थे किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है दोस्तों कि डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई थी। तो डलहौजी द्वारा जो है संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा किया गया था कब? 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में किया गया था संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा, ये डलहौजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा दोस्तों कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो लिखिएगा दोस्तों, भारत में जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कुल 18 है और सबसे बड़ा कौन है?
तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? तो यह है सबसे बड़ा कच्छ का रण। कच्छ का रण, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय पार्क पूछेगा, लिखिएगा राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क पूछेगा तो ये हो जाएगा 106। भारत में राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा 106। और टाइगर रिजर्व हो जाएगा कितना? भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 58। इतना याद रखिएगा दोस्तों। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण। राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा भारत में कितना? तो राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा 106 और टाइगर रिजर्व हो जाएगा 58, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ है? बिहार में है, बिहार, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा दिल्ली। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्तों कि तुर्की देश की मुद्रा क्या है? तो तुर्की देश की मुद्रा क्या है जो दोस्तों? तो यहाँ का मुद्रा है तुर्की का लीरा, लीरा है। तुर्की देश का मुद्रा क्या है? लीरा है, ठीक है। तुर्की का कैपिटल क्या हो जाएगा? तुर्की का कैपिटल हो जाएगा कहाँ पे? अंकारा। तुर्की का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? अंकारा। और लीरा हो जाएगा मुद्रा, ठीक है। और तुर्की जो है एशिया का सबसे पश्चिमी देश है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? तुर्की ही है, एशिया का सबसे पश्चिमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? तो राज्य विधान परिषद जो है दोस्तों कब भंग होती है बताइए? तो राज्य विधान परिषद जो है यह कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है, यानी कि भंग होता ही नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। राज्य विधान परिषद जो है कभी भंग नहीं होता है। हाँ, इसमें जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत की किस झील के तैरते झीलों का झील कहा जाता है? भारत की किस झील के तैरते हुए द्वीपों का झील कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है लोकटक झील, लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील है मणिपुर में, मणिपुर। और यहाँ पर ही मणिपुर में ही एक मणिपुर में ही एक नेशनल पार्क है, कौन सा? तो केवला लामजाओ,
केवला लमजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि सोना कहाँ माने कि निकलता है, सोना के खान कहाँ पे है, ये सब दिया हुआ है जगह। देखिए मिलाइए इसको। सोना के खान जो है जमुई में है। डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पे है, तो डोलोमाइट निकलता है रोहतास से। लिथियम, लिथियम कहाँ निकलता है, तो लिथियम निकलता है गया। अब ऑक्साइड निकलता है मुंगेर। ठीक है, ये मिलान करना था। इसमें पूछता चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हो जाएगा कहाँ, चूना पत्थर कहाँ हो जाएगा, कैमूर। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कौन, कैमूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया, तो कबीर द्वारा रचित जो है ग्रंथ बीजक का संकलन जो है कौन किया है, तो धर्मदास के द्वारा किया गया। धर्मदास, किसके द्वारा, धर्मदास, धर्मदास के द्वारा किया गया है। कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु हो जाएंगे, लिखिएगा कबीर के गुरु कबीर के गुरु हो जाएंगे कौन, तो हो जाएंगे रामानंद। रामानंद हो जाएंगे कबीर के गुरु। ठीक है, कबीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 26 के प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक हैं, तो प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च जो है यह प्राकृतिक बहुलक हैं। प्राकृतिक, यह प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि द्वारा हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में समाप्ति हुआ था, और यह जो है वर्साय की संधि के तहत हुआ था। वर्साय, वर्साय की संधि, वर्साय की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, तो दोस्तों यह है भाग 4 में। कहाँ है दोस्तों, तो भाग 4 में है, भाग 4 में है, और डीपीएसपी में है। भाग 4 में, भाग 4 को ही डीपीएसपी नहीं बोलते हैं, डीपीएसपी, भाग 4 में डीपीएसपी, इसी में जो है कल्याणकारी राज्य का संकल्पना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि मार्टियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा। मार्टियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे होगा, और इसका ओजोन आयोजन कब किया जाएगा, आयोजन कब किया जाएगा दोस्तों, तो मार्टियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है यह ओजोन से है। किससे है, तो ओजोन से, ओजोन से है। और इसका जो है आयोजन जो है कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है किया जाएगा 16 सितंबर 1967, 16 सितंबर 1967 को जो है आयोजन किया जाता है, और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को ही मनाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है टोटल 9 जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है मानव शरीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। यानी कि मूल अधिकारों में जो है कौन ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो जो है तो अनुच्छेद जो है वैसा कौन सा अनुच्छेद है, तो लिखिएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 अनुच्छेद जो है यह केवल भारतीयों को प्राप्त है, इसके अलावा किसी को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों को ही प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सा तल और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। तो लिखिएगा दोस्तों मरकरी का जो होता है, मरकरी का एमर होता है, मरकरी का जो है एमर नहीं होता है। मरकरी का लिखिएगा, मरकरी का Hg होता है, Hg होता है, मरकरी का Hg होता है। फिर सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है। ठीक है, फिर लेड का Pb होता है, लेड का Pb होता है। और सोडियम का Na होता है। ये सही है, चौथा नंबर सही है, बाकी सब गलत था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। लिखिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो है ये जारी किया जाता है प्रति 2 वर्ष पर। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है दोस्तों कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए बोलेगा तो एथिलीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एथिलीन। प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन हो जाएगा। महोषधि में कौन सी संधि है। तो दोस्तों महोषधि में जो है क्वेश्चन नंबर 35 में महोषधि में जो है कौन सी संधि है, तो यह है स्वर संधि। स्वर संधि है। संधि कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर हो जाएंगे वृद्धि संधि, फिर हो जाएगा यौन संधि, फिर हो जाएगा आयादी संधि। यही 5 प्रकार के संधि होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से आ गया क्वेश्चन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो चलिए करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और
इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा दोस्तों कि ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और दोस्तों एक बात बता देते हैं आप लोग के, जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स जो रहता है, यह रहता है ज्ञान बिंदु स्टडी मटेरियल से ही बुक से रहता है। हर दिन जो है टॉपिक दिया जाता है, उसी से रहता है। आप लोग को भी बता देंगे अगले दिन कौन सा टॉपिक रहेगा, आप लोग याद करके आइएगा और बनाइएगा, तब अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये सब जो है स्टडी मटेरियल से ही रहता है, और कुछ क्वेश्चन बैंक से रहता है, और करंट अफेयर्स रहता है, और हिस्ट्री जो भी रहता है, हिस्ट्री और क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब भी रहता है स्टडी मटेरियल से ही। तो उस सबको भी बता देंगे कि कहाँ कहाँ से रहता है, और अगला दिन जो है आप लोग याद करके आइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कि तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो तंबाकू में जो है मोज़ेक बीमारी जो है वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम आइजोनोवस्की ने लगाया था। कौन लगाया था? आइनोवस्की ने लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसके वाहक मादा एंडीज एंजिप्टिक मच्छर है? तो कौन सा दोस्तों? तो यह है डेंगू है, डेंगू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है यह होता है कवक के द्वारा। लिखिएगा कवक के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया दोस्तों? तो यह किया गया है 2014 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो देखिए दोस्तों, विषाणु जनित खसरा विषाणु जनित ही है, छोटी माता विषाणु जनित है, चेचक, यानी कि सभी जो है विषाणु जनित ही बीमारी है। इसमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है क्या? तो उसे क्या कहा जाता है? रोग का नाम बताना है ना, तो रोग हो जाएगा कौन सा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, और किस वायरस के द्वारा होता है? तो रेब्डो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, रेब्डो वायरस के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया बीमारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है दोस्तों कि एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किस कोड से निरूपित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है बर्ड फ्लू का जो है इसे कहा जाता है
H5N1। H5N1 को बर्ड फ्लू कहा जाता है और स्वाइन फ्लू कहा जाता है किसको? तो H1N1 को स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू H5N1 को बर्ड फ्लू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी जो होता है वायरस के कारण होता है, वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है हेपेटाइटिस बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में किस सेट में सारे विषाणु जनित बीमारी है? तो किस सेट में सारे विषाणु जनित बीमारी है दोस्तों? तो तपेदिक जो है विषाणु जनित बीमारी नहीं है। हर्पिस रेबीज है, लेकिन तपेदिक जो है तपेदिक जीवाणु जनित बीमारी है। तपेदिक यानी कि क्या बोलते हैं? टीबी। मम्स, रेबीज और हर्पिस ये जो है सभी विषाणु जनित बीमारी है, यानी कि वायरस जनित बीमारी है सभी। मम्स, रेबीज और हर्पिस, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है दोस्तों कि एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की, वायरस की, टीका की और एंटीबायोटिक की। किसका खोज किया था दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर ने जो है ये किए थे किसका खोज? तो एडवर्ड जेनर ने जो है एंटीबायोटिक की खोज किया था, एंटीबायोटिक। और टीका की खोज कौन किया था? तो टीका की खोज किया था कौन? एडवर्ड जेनर ने जो है किसकी खोज किए थे? तो एडवर्ड जेनर ने जो है टीका की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना। एडवर्ड जेनर ने जो है टीका की खोज किए थे और वायरस की खोज ये वायनोस्की ने किए थे। वायरस की खोज जो है ये वायनोस्की ने किए थे, ठीक है। टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। ऑप्शन टीका की खोज हो जाएगा यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। और एंटीबायोटिक जो है एक पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन है जो कौन किए थे? फ्लेमिंग ने किए थे। पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? फ्लेमिंग ने किए थे, ठीक है। टीका की खोज ही टीका की खोज ही एडवर्ड जेनर ने किए थे, ठीक है। इसका सही हो जाएगा टीका, लिख लीजिएगा टीका की खोज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण कौन सा वायरस है? चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण जो है तो ये हो जाएगा वेरियोला। चेचक जो होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है, वेरियोला। पीलिया जो है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों यह होता है यकृत नहीं देगा तो लीवर या लीवर नहीं तो जिगर, ये सभी एक ही नाम है, जिगर। और जिगर नहीं भी तो कलेजा, शुद्ध हिंदी कलेजा। आप लोग बोल रहे होंगे कलेजा का टुकड़ा, ठीक है। तो यही 4 नाम है, यकृत, लीवर, जिगर और कलेजा। हेपेटाइटिस जो है रोग या पीलिया रोग जो है शरीर में प्रभावित करता है यकृत, लीवर, जिगर या कलेजा, ये सबको। ये सभी एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। तो हेपेटाइटिस ए का जो है संक्रमण रुधिर और लार आदि से होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी के द्वारा होता है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए का जो है संक्रमण भोजन या पानी से होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जो है, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण यह होता है रुधिर और लार से, ठीक है। तो इस क्रॉस कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन इसे सीधा सीधी देखिएगा तो दोनों कथन गलत है। कथन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन गलत हैं। दोनों कथन गलत है, लेकिन क्रॉस कर लीजिएगा तो दोनों सही हो जाएगा। दोनों कथन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाता है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में हो जाता है किसका कमी? तब प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है। प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है? तो यह कौन बताया था सबसे पहले? तो रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है, अभिकारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन से परिवर्तन हो सकता है? लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो हो सकता है गैस का निकलना, रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलता है, बिल्कुल सही है। फिर रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? और इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? तो दूध का खट्टा होना, बिल्कुल। मानव शरीर में भोजन का पचना, यह रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि यह हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 4 और 5, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलना जो है भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न कराया जा सकता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कहीं भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया। फिर दूसरा बोला है कि मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, बिल्कुल होता है। भोजन पचता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही। तो दोनों कथन गलत हैं। लिखिएगा, दोनों गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं एनोड पर। लिखिएगा, एनोड पर होते हैं, एनोड पर, ठीक है। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो अमोनिया का ऑक्सीजन में जलाने पर जो है
N2 गैस बनती है, N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन प्लस जल वाष्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है दोस्तों कि जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। तो दोस्तों यह होता है H2O। तो H2O में जो है इसका मोल अनुपात हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है किस गैस का? नाइट्रोजन का। लिखिएगा, नाइट्रोजन यानी कि N2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? तो दोस्तों किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर, कि अंटार्कटिका के किसी स्थान पर? तो दोस्तों अंटार्कटिका के किसी स्थान पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार, विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाता है तो उसका भार जो है बढ़ेगा। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो बढ़ेगा। लिखिएगा, बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, बड़े जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो दोस्तों यह होता है कितना गुना? आप लोग सभी को मालूम होगा, 1/6 गुना, 1/6 गुना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई का मान बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई का मान बढ़ने से बढ़ता है, नहीं घटता है। यहाँ लिखिएगा घटता है, घटता है, ये गलत हो जाएगा। ऊंचाई का मान कम होने से कम होता है, ऊंचाई के मान कम होने से बढ़ता है, बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा दोस्तों। 65 का 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 66। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, आदमी का वजन, तो समरूप वेग से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन जो होता है अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं क्या होते हैं? पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता है। यह ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था पहले ही। ब्रह्मगुप्त ने।
एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह जो है अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रन या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ प्राप्त होता है। जो कहाँ प्राप्त होता है दोस्तों, तो यह होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है दोस्तों कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों यह होता है कितना ऊंचाई, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर लगभग ऊंचाई होता है। इसको क्या कहते हैं, भू स्थैतिक उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो दोस्तों यह हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से भेजा जाएगा तो रॉकेट जो है कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं दोस्तों। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा। तो दोस्तों यह कभी नहीं लौटेगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72। कैलोरी खपत के आधार पर गरीब का आकलन किस समिति द्वारा किया गया है। तो कैलोरी खपत के आधार पर जो है गरीबी का आकलन जो है कौन किए थे, तो समिति था लकड़वाला समिति। ठीक है, इसमें जो है निर्धारित किया गया था कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में कितना, तो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित किया गया था 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्र में निर्धारित किया गया था कितना, 2100 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। 73 में बोल रहा है दोस्तों कि बिट क्लाइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा बनाया गया था। तो बिट क्लाइन जो है यह जो है बिट क्लाइन जो है बिट क्लाइन नहीं होगा दोस्तों, बिट क्वाइन यहाँ होना चाहिए, बिट क्लाइन नहीं बिट क्वाइन होना चाहिए। किस पद्धति पर आधारित है, तो यह है ब्लैक चेन प्रणाली, ब्लैक चेन प्रणाली पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 74 में बोल रहा दोस्तों कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में बोल रहा है दोस्तों कि वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है यह जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में यही बैंक जो है यही बैंक आगे चलकर बैंक जो है 1955 ईस्वी में
1955 ईस्वी में एसबीआई जो है बना। 1955 ईस्वी में एसबीआई बना, यही बैंक आगे चलकर, ठीक है। तो चलिए आज का जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। टोटल क्वेश्चन 75 था जो करवा दिए आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे मिलते हैं अगले सेट के साथ, डे 8 के साथ मिलते हैं। और आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए चैनल को और दूसरों को भी बताइए, अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।